गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट, जो आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, जो कि एनसीईआरटी जो आपकी थ्योरी की बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वहाँ से श्योर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके जो बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनर होंगे इनमें से ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे या इनके ही जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करके चले जाओगे तो आप 100% वहाँ पे आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सोल्यूशन चैप्टर में से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि सोल्यूशंस के साथ में लेकर आई हूँ, आपके आंसर्स के साथ में लेकर आई हूँ। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या 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 कहता है, क्या होता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट का इन अ सोल्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस सिंपल आपको ये आंसर करना होता है। ठीक है, फिर है मोलैलिटी क्या होती है और ये मोलैलिटी से डिफरेंट कैसे होती है। मोलैलिटी क्या होती है बच्चा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोलवेंट दैट इज इन किलोग्राम। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होती है। और जो मोलैरिटी होती है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि मोलैलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो ये ऐसे आंसर आपको करना होता है प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ एंड प्रॉपर आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स? ठीक है, अगर लिक्विड में गैस को आप सोल्यूबल करोगे तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा? ये एक्चुअली हेनरीज लॉ को रिलेट करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना, सोल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी बेटा। क्यों होगी? टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि गैस एक्सपेंड होगी और वो एस्केप हो जाएगी, वॉलेटाइल हो जाएगी, उड़ जाएगी, तो वो सोल्यूबल तो होगी नहीं वाटर के अंदर। इसीलिए टेम्परेचर शुड बी लो टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। समझ में आ गया? ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कोलरोश लॉ और इसकी वन एप्लीकेशन। कोलरोश लॉ क्या होता है बच्चा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना आपके इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज द सम, यानी कि एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी की वीडियोस में भी ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, आप चाहो तो वहां जाके भी इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एप्लीकेशन क्या है कोलरोश लॉ की? दैट इज इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास आराम से एक रिप्रेजेंटेशन होती है, फॉर्मूला होता है जो निकाल लेते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई फॉर मेकिंग देम नियर बाय 100% डिसोसिएशन आप लोग कोलरोश लॉ को यूज करते हो। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चा? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ स्पॉन्टेनियस, या फिर ये कह लो ये जो आपका केमिकल एनर्जी होती है इसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, व्हाट आर फ्यूल सेल्स? कोई एग्जांपल दीजिए। फ्यूल सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, यानी कि आपका यही वाला गैल्वेनिक सेल इज एज अ फ्यूल सेल। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ओके, बड़ा फेमस एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से जिन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये वाइवा के बड़े इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर्स के, क्योंकि बच्चा यहीं पे अटक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, पर यूनिट टाइम ये आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? के, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ and that is specific to a given reaction at a particular temperature। देखो कितना अच्छा आंसर है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर ऐसे आप आंसर करेंगे 30 में 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, एग्जामिनर तुरंत आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अरेनियस इक्वेशन? क्या सिग्निफिकेंस है भाई? एक्चुअली इट रिलेट्स द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन टू टेम्परेचर
एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रिएक्शन रेट को। एक्सप्रेशन है ना इसका, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल्स। जीरो ऑर्डर क्या होता है? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट। ठीक है, जैसे आपका डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ प्लैटिनम सरफेस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? वेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपका रेडियो एक्टिव डिके। ओके, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड, कितनी बार क्वेश्चंस किया है? गिनती है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई दे शो पैरामैग्नेटिक नेचर एंड दैट्स वाई दे आर कलर्ड। ठीक है, व्हाट इज लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ दिस अफेक्ट्स, है ना, कि कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है लेंथेनोड सीरीज के ऊपर। तो क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे साइज में ग्रेजुअली डिक्रीज आता है। ठीक है, आपके लेंथेनोइड्स में, किस वजह से? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स वाई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि सिमिलैरिटी आ जाती है साइज में 4D और 5D के एलिमेंट्स के बीच। ठीक है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बच्चा, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई। नाउ फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी? क्या होती है? एक्चुअली इनके अकॉर्डिंग मेटल आयंस के पास दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसे आप आयोनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चीलेशन। लिगेंड क्या होता है? वो आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए आता है अपने सेंट्रल मेटल को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं आपके सेंट्रल मेटल से, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। चीलेशन क्या होता है? जब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बहुत सारे मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स की वजह से, दैट इज अ चीलेशन। ठीक है, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता है 2 सेट में डिवीजन होता है, लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी में T2G होता है और हाई एनर्जी में आपका EG होता है। ठीक है, हेलोल्केन हेलोरिन से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा? डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 क्या होता है? 2 स्टेप है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्म्स अ कार्बोकेटाइन, आपको पता है बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छा समझाया है आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में। SN2 क्या होता है? 1 स्टेप होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और बैक साइड यानी कि बैक से अटैक होता है। ठीक है, वाई इज कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स पोलर? क्यों होता है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर क्यों होता है? एक्चुअली जो आपका ये पोलरिटी का रीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो नेगेटिव और प्लस चार्ज आ जाता है, दैट्स वाई। ठीक है, एक्सप्लेन द वुड्स रिएक्शन विद एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुड्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक अल्काइल हैलाइड के एक कार्बन को आप डबल नंबर ऑफ कार्बन में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। आपको पता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों एसिडिक होते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, किसकी? फिनॉक्साइड आयन की। हाउ कैन फिनॉल्स बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथेनॉल? फिनॉल्स एक्चुअली वॉयलेट कलर देते हैं जब FeCl3 से रिएक्ट करते हैं और इथेनॉल रिएक्ट करते ही नहीं है। ओके, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज टॉलरेंस टेस्ट? एक्चुअली ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है जो एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कॉम्पाउंड्स गिव दिस टेस्ट? यहाँ पे एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, मेटेलिक सिल्वर प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स नहीं देते, इंपॉर्टेंट है। What is the mechanism of nucleophilic addition reactions in aldehydes? एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जिसके बाद प्रोटोनेशन होता है एक एडिशन प्रोडक्ट देने के लिए। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आपका अमाइंस। वाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रोंगर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइंस? क्योंकि वहां पर आपका रेजोनेंस नहीं होता है, इसीलिए। एरोमेटिक अमाइंस में रेजोनेंस हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूज लोन पेयर्स वो अवेलेबल नहीं हो पाते, दैट्स वाई वो लीस्ट बेसिक हो जाते हैं। ठीक है,
व्हाट इज हिंसबर्ग टेस्ट? हिंसबर्ग टेस्ट है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो आपके सोल्यूबल इन एल्कलाई होते हैं क्योंकि वो सल्फोन अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी अमाइंस इनसोल्यूबल इन एल्कलाई होते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, जबकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करने पर, ठीक है। और टर्जरी अमाइंस रिएक्शन करते ही नहीं है, हिंसबर्ग टेस्ट देते ही नहीं क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं रिएक्शन करने के लिए। ओके, इन बायोमोलिक्यूल्स व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, गिव एग्जांपल। ये तो आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को, यानी कि जैसे ग्लूकोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो रिड्यूस नहीं करते टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को, जैसे कि सुक्रोज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन्स। अल्फा हेलिक्स एक्चुअली में कोइल्ड स्ट्रक्चर है जो स्टेबलाइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती है? जिगजैग अरेंजमेंट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन स्ट्रैंड्स। इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे अरेंजमेंट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, और ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए इन लिविंग सिस्टम? एक्चुअली डीएनए सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर्ड रखता है अपने अंदर, जिसकी वजह से हम किसी के भी फीचर्स को पता कर सकते हैं, किसी के भी पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो कि सिंथेसाइज करता है आपके प्रोटीन्स को इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? आपका डीएनए। समझ में आ गया? तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस बच्चों जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइवा के लिए। थ्योरी में जो वाइवा आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, तो उनको प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, ठीक है, जिससे आप 30/30 स्कोर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।